हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, एक बार स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्किल वेव में। मेरा नाम है ब्रजेश सिंह और आज आप लोग फिर से एक सेशन देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग 20+ क्वेश्चंस फिर से एक ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 आप इसको प्लान करके चलिए। जो भी हम लोगों ने क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक में अभी तक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में पढ़ रखा है, ठीक है, तो उसी में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, एनुअल एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चंस इसीलिए लिए गए हैं जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, आपको समझ में आए कि वही क्वेश्चंस नियरली मतलब रिपीट होते रहते हैं। तो रिपीट होते रहते हैं, इसी वजह से आपको इन सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेनी है। लगभग वही चीज़ें फिर से रिपीट होती हैं, ठीक है, तो बार बार वही आता है। इसलिए आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करने के लिए फिर से मैं देखिए क्वेश्चंस की उसी चैप्टर से सीरीज़ लेके आया हूँ। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखिए कि आज जो भी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, आज कुछ न कुछ आपके पिछले कल वाली क्लास से ही कुछ मैच करते हुए मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट 2018 और 2019 वाले ईयर में आपका आया हुआ है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, चलिए, तो ट्रेड थ्योरी के लिए आपका ये सेकेंड MCQ सीरीज़ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है, आज फिर लगभग नियरली 20 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, एग्ज़ाम एकदम पास में है, आप लोग भी एकदम सीरियस हो जाइए। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस करिए, कैसे करना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाया जाएगा। अभी आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, कंटेंट को तैयार कर लीजिए, फिर वो प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फिर डैश 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 वह मात्रा होती है जो उस विलयन से होकर 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाती है। ठीक है, चलिए, आपको मैंने बताया है, ध्यान से समझो, क्लास 5th में मैंने आपको बताया कि करंट फ्लो होने की वजह से 4 इफेक्ट आते हैं। ठीक है, पहला इफेक्ट है आपका हीटिंग। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, चलो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा लिख देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड आपका क्या है, आपका लाइटिंग इफेक्ट, ठीक है, शॉर्ट में। और थर्ड में मैंने क्या बताया था आपको, केमिकल इफेक्ट या मैग्नेटिक भी लिख सकते हो। ठीक है, फोर्थ में मैग्नेटिक इफेक्ट। तो 4 इफेक्ट आपको मैं बताया था। एक और होता है जिसमें रेज निकलती हैं, उसको अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो 4 इफेक्ट। इसमें देखिए क्वेश्चन जैसा कि बोल रहा है वो ये कह रहा है कि किसी विलयन के साथ होकर। ठीक है, अभी तो आप ये समझो कि विलयन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, एक सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन किस में होता है। ठीक है, आपको याद है मैंने एक बार आपको बताया कि एक कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और इस तरीके से ये है, तो इसको क्या बोलते हैं, बैटरी। ठीक है, चार्जिंग के लिए हम लोगों ने एक फिगर डायग्राम से समझा था। तो इनका कहना है कि अगर इसमें करंट फ्लो होने लगेगी तो ये जो करंट इस रास्ते से होकर गुजरती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से, जो इसका विलयन है, ठीक है, तो इसके सोल्यूशन से होकर जब ये निकलती है स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको आपको मेमोराइज करके रखना है। ठीक है, तो जो आपका आंसर नंबर सी है, देखिए आप स्टूडेंट्स, आंसर नंबर जो सी है उसको हम लोग सही मान के चलते हैं। यहाँ पे इसकी इसकी नेमिंग होती है, तो इसको हम लोग बोलते क्या हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके अलावा भी देखिए क्या है, समतुल्य भार, परमाणु भार आप समझते ही हैं। ठीक है, एटम का होता है। केमिकल इक्विवेलेंट एक टर्म है जो कि अभी आपको जब मैं सेल थियरी बताने लगूँ, सेल प्लस बैटरी वगैरह जो आगे है, आगे चल के उसमें आपको और डिटेल्ड स्टडी करवाएंगे। तो अभी के लिए आप दिमाग में इसको बना लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि आपको लगे कि ये इस चैप्टर का नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन लगभग सिमिलर है क्योंकि तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर ये आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, उससे बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग। ठीक है, आगे चल के इसको फिर से रिपीट हो जाएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन हम लोगों को फिर से कहीं ना कहीं टकराए, तो बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था। चलिए सेकंड में देखते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा देखते हैं। हाँ देखिए, ये भी थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी ये आपने पढ़ा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके लिए प्लान करके रखा हूँ, आप नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ोगे। फिलहाल के लिए आपको मैं आंसर यहाँ बता देता हूँ। आप लोग जैसा कि जानते हो, जर्मेनियम और सिलिकन। ठीक है, अगर नहीं जानते तो आप समझ लीजिए, जर्मेनियम और सिलिकन ये दोनों सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। तो इन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स में स्टूडेंट्स आपको समझना ये है कि जैसे इनका सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर आप जान लो, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 14। ठीक है, नहीं सॉरी, यस 14 होता है। ठीक है, और इसका होगा आपका 32।
ठीक है। तो 32 सिलिकॉन का हो गया और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, याद रखना एटॉमिक नंबर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर है, ये सिलिकॉन के लिए हो गया। इसमें इन्होंने कहा है कि एनर्जी गैप कितना होता है, ठीक है, ये जो निषिद्ध ऊर्जा गैप जो बोला गया है उसको कहते हैं फॉरबिडन गैप एनर्जी, ठीक है। अभी मैंने बताया नहीं है, इस वजह से बहुत डिटेल में इसको टाइम इसमें नहीं हम लोग किल करेंगे, अगले क्वेश्चन में चलेंगे, जब नेक्स्ट अभी जब थ्योरी पढ़ लेंगे तब इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, वो जर्मेनियम के लिए जो ईजी की वैल्यू होती है, मतलब जो फॉरबिडन गैप एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है स्टूडेंट्स 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसको, अभी बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड को भी यहीं पे हम लोग निपटाते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कमरे के तापमान पर सिलिकॉन का बैंड गैप कितना है। वही चीज़ें हैं जो ऊपर पूछा है जर्मेनियम के लिए, वही यहाँ पे सिलिकॉन के लिए पूछा है। देखिए ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मैंने खुद से फ्रेम किया, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स कमरे के ताप पर इसकी वैल्यू होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अभी आपको ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी थ्योरी आप जानते नहीं हो, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग टाइम निकल करेंगे, आगे बढ़ते हैं, और जब नेक्स्ट सीरीज़ क्वेश्चन की आएगी उसमें आपको फिर से यही मिलने वाला है, तो आप वहाँ समझ लेना इसको। चलो अभी आपको देखना है फोर्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो कि इम्पीडेंस की यूनिट, ठीक है, ये भी वैसे नया ही हो गया आज, ये नया ही क्यों सब मिलता जा रहा है, ठीक है। इम्पीडेंस देखो, आप समझो मेरी बात, जैसे अभी हम लोग प्रतिरोध पढ़े, प्रतिरोध, ठीक है, जिसको हम लोग बोले आर, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, यूनिट होती है ओम। वैसे ही स्टूडेंट्स इम्पीडेंस होता है, ठीक है। तो इम्पीडेंस के लिए भी जो है एक यूनिट होगी, जैसे मतलब आप ये समझो कि जैसे सर्किट का एक एलिमेंट होता है प्रतिरोध, ठीक है, ऐसे करके अगर आप बनाओ तो आप इसको ऐसे ही बोलते हो ना कि दिस इज सेल, ठीक है, दिस इज करंट, रेजिस्टेंस आर। तो वैसे ही जब हम लोग एसी सर्किट ड्रॉ करने लगते हैं, एसी सर्किट बनाते हैं, तो उसमें रेजिस्टेंस के साथ साथ आपका इंडक्टेंस भी होता है, ठीक है, इंडक्टेंस एल बोला जाता है, रेजिस्टेंस आर बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो इस इंडक्टेंस की वजह से भी, इस इंडक्टेंस की वजह से, ये तो रेजिस्टेंस आर है, एज सिमिलर इस इंडक्टर में भी एक रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, इसमें भी अपना एक खुद का इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये कॉइल है, आपके लिए बहुत सिंपल भाषा में मैं बता दूं, ये कॉइल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉइल है, तो कॉइल का भी अपना खुद का एक रेजिस्टेंस है, और उसी रेजिस्टेंस को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस वैसे इसके रेजिस्टेंस को जब अगर डायरेक्ट वैसे नेमिंग करते हैं केवल इसके रेजिस्टेंस को एक्सेल, तो उसको कहते हैं रिएक्टेंस, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। लेकिन अभी ये सब आपको नया लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। अभी के लिए फिलहाल दिमाग में रखिए कि अब ओवरऑल जो इस सर्किट पे जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, यहाँ तो डीसी में कितना था आर, लेकिन यहाँ पे क्या है, आर और एल दोनों की वजह से रेजिस्टेंस होगा, उसी को नाम हम लोग दे देते हैं इम्पीडेंस, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती थी स्टूडेंट्स, तो वैसे ही इम्पीडेंस की भी यूनिट ओम होती है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिए अभी के लिए, बाकी जब एसी सर्किट पढ़ेंगे तो इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए इम्पीडेंस, मैंने कहा कि ना इम्पीडेंस की भी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया आपके लिए कौन सा, ओम है ना, ए फर्स्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो इजी है, ये क्वेश्चन कल भी आपने किया था, विद्युतीय ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए विद्युतीय ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, विद्युतीय ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनका कहना है कि इसकी यूनिट बता दो आप क्या होती है। तो देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप खुद देखो, ठीक है। तो इतना बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते जाओ, आप बहुत आराम से अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, ठीक है। तो चलो यूनिट इसकी क्या होती है स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग सभी यूनिट पे अब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो किलो वॉट, अभी मुझे बताओ KW से किलो वॉट, ठीक है, और वॉट किसकी यूनिट होती है जरा बताना। तो ये होती है पावर की, किसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स, पावर की, मतलब शक्ति, शक्ति की जो यूनिट होती है वॉट। आंसर नंबर बी पे जरा फोकस करते हैं, किलो वॉट, तो किलो वॉट था तो वो तो जान ही गया इसको, किलो वॉट आवर, ठीक है। तो किलो वॉट आवर में ये पावर हो गया, ठीक है, मतलब किलो वॉट अगर देखा जाए तो ये पावर हो गया,
ठीक है। और आवर किसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स? टाइम की। तो आपको पता है पावर इंटू टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। पावर इंटू टाइम को ही हम लोग एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है? विद्युतीय ऊर्जा, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट कौन सी है? तो आपको समझना है कि यूनिट इसकी यही है, ठीक है। कौन सी? ये, ठीक है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अब आप एनर्जी यहाँ लिख रहे हो, लेकिन आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी समझो, क्योंकि पावर ये इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे हम लोग। तो ध्यान रखना आप हमेशा इसको कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, वैसे तो आप एनर्जी की यूनिट क्या जानते हो? जूल, ठीक है, जूल समझते हो, ठीक है। तो जूल और किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर जब हम लोग इलेक्ट्रिक टर्म में बात करेंगे तो किलोवाट आवर, और जनरल एनर्जी की बात करेंगे तो जूल, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर वो आंसर, और भी आंसर एनालाइज कर लेते हैं जरा आपके लिए। आंसर नंबर सी पे भी जरा फोकस करो। तो किलो वाट, वोल्ट, तो वोल्ट किसकी यूनिट होती है? वोल्ट तो आपको पता है कि ये वोल्टेज की यूनिट होती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं, ठीक है। ये किसकी यूनिट होती है? विभव की, ठीक है। ये किसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स? विभव की। तो ये भी आप समझ लिए। आंसर नंबर डी पे भी फोकस करो। ये होती है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, ठीक है। ये होती है रिएक्टिव पावर की, ठीक है। रिएक्टिव पावर की होती है यूनिट, और इसको भी अभी आपको नहीं मैं बताऊंगा, जब एसी सर्किट बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो गया, जरा बताओ आंसर कौन सा सही है आपका? आंसर नंबर बी, ठीक है। तो चलो, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, देखो पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2016 में, ठीक है। पढ़ो, ये क्वेश्चन है, आप इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि स्थिर विद्युतिकी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। स्थिर विद्युतिकी विद्युत की एक वह शाखा है, मतलब ऐसी शाखा है जिसमें, तो ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैसे देखो सिंपल भाषा में पहले आप समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? किसी भी चार्ज के, ठीक है, किसी भी चार्ज के मीन्स आवेश के, ठीक है। जो आवेश है, किसी भी आवेश के रुके होने की वजह से, ध्यान से सुन लो, रुके होने के कारण जो भी घटनाएं, ठीक है। अब वैसे हिंदी में तो ये ऐसे लग रहा है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि चार्ज के चलो इसको लिख देता हूँ, रुके होने के कारण जो भी घटनाएं होती हैं, स्थिर विद्युतिकी में हम लोग पढ़ते हैं उसको, ठीक है। वो स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो आवेश के रुके होने की वजह से, अभी आपको थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स। जब ये चार्ज, ठीक है, रेस्ट पे होता है, मतलब रुका होता है, अभी आपको रेस्ट और मोशन की भी बात मैं बताऊंगा आगे चल के। रेस्ट पे होता है मीन्स कहीं मूव नहीं करता, तो उसको हम लोग इस स्टडी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज मूव करता है तब एक अलग तरीके का फिनोमिना होता है। चार्ज एक्सेलरेट करता है, मतलब त्वरित गति से जब चलता है, तो उसका एक अलग फिनोमिना होता है। ये सभी चीज़ें अच्छे से डिटेल से थ्योरी में बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल आपको ये समझना है कि आपको इन चारों ऑप्शंस में जो बेटर लग रहा है वो समझो, ठीक है। तो एक पहला ऑप्शन देखो, इसमें लिखा है चालकों के बीच के अंतर में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन होता है। नहीं, बिल्कुल गलत, ऊर्जा के प्रवाह के अध्ययन से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। बी नंबर देखो, बचा हुआ आवेश का अध्ययन करना, हालांकि ये सही नहीं है, ठीक है। और चलो और ऑप्शन देखते हैं, फिर देखते हैं। सी सचल, सचल मीन्स चलते हुए, ठीक है। तो सचल वर्ड आ गया, इसलिए ये भी गलत हो गया, चलते हुए नहीं, रुके हुए की हम बात कर रहे हैं। और डी ऑप्शन देख लेते हैं, आवेशित ऊर्जा, तो आवेशित ऊर्जा का अध्ययन नहीं, आवेश का एक तरीके से अध्ययन होगा। तो इसमें सही आंसर आपको देखो, ये भी गलत लग रहा है, सही आंसर यही है, ठीक है, बचा हुआ आवेश। हालांकि बचा टर्म ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता कि रेस्ट पे, मतलब रुके हुए आवेशों का अध्ययन करना, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे इसको थोड़ा सा करेक्शन अगर आप कर सको तो कर लो, बचा थोड़ा कम टर्म सही लग रहा है, रुके हुए लगा लो तो ज़्यादा सही लगेगा, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका बी सही हो गया, ठीक है, ध्यान रखोगे। आंसर नंबर बी, जो रेस्ट पे हैं चार्जेस, ठीक है, ये, ठीक है, रेस्ट पे जो हैं चार्जेस, उन्हीं के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर विद्युतिकी में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7,
इसमें लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्यिक इकाई निम्न में से कौन सी है। तो वाणिज्यिक इकाई का मतलब है कि कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट की बात कर रहा है। किसकी कॉमर्शियल यूनिट की बात कर रहा है स्टूडेंट्स? विद्युत ऊर्जा की, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ये स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। इसकी कॉमर्शियल यूनिट ये जानना चाहते हैं, ठीक है, इसकी कॉमर्शियल यूनिट। तो आपको मैं बता दूं, याद भी रखना है आपको। देखो ये वैसे तो एनर्जी की कई यूनिट हैं, आप जानते हो, जूल, ठीक है। अगर आप इसकी और एक यूनिट बनाओ तो अर्ग, ठीक है, अर्ग, ठीक है, कैलोरी, कैलोरी भी बोल सकते हो, ठीक है, किलोवाट आवर आप जानते हो, ठीक है। यूनिट भी जो जनरल घरों में बोलते हो ना, यूनिट, इतने यूनिट लाइट आ गई, ठीक है, तो वो बीटीयू यूनिट होती है। अभी आगे चल के उसको बता दूंगा मैं, कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। अभी देखो ऑप्शंस को रीड करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। देखो इसमें चारों यूनिट दी भी गई हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो वॉट घंटा, ठीक है, तो ये क्या हो, वॉट आवर, तो वॉट आवर लिखा हुआ है। चलो इसको देख लेते हैं। किलो वॉट एम्पियर, ठीक है, किलो वॉट एम्पियर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। किलो वॉट आवर, वॉट आवर और किलो वॉट आवर, ठीक है, किलो वॉट आवर, ठीक है। और फोर्थ है किलो वॉट एम्पियर, किलो वॉट एम्पियर। तो स्टूडेंट्स वॉट आवर नहीं, ठीक है, एम्पियर जिसमें लगा हुआ, वॉट एम्पियर का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये इसका ये खत्म हो गया। किलो वॉट आवर और लास्ट में क्या है, एम्पियर है, ये भी एम्पियर ही था, ठीक है। तो किलो वॉट एम्पियर है ये भी अच्छा, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो एक है वॉट आवर और एक है आपका पास किलो वॉट आवर। तो इसमें जो बेटर है वो है किलो वॉट आवर। तो ध्यान रखना है आपको, आंसर नंबर इसका सी सही है। आंसर कौन सा सही है? सी सही है, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा वॉट आवर क्यों नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है वॉट आवर, लेकिन उससे बेटर अगर यहाँ पे जैसे केजी में लगा हुआ है तो बिल्कुल केजी को ही हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको मालूम है घरों में जो यूनिट बिल हम लोग देते हैं, तो घरों में जो यूनिट बिल होती है ना स्टूडेंट्स, तो एक यूनिट को जो हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलो वॉट आवर। याद रखना है इस चीज़ को, इम्पॉर्टेंट है। कभी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जो घरों में 1 यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं वो एक्चुअल में कितनी एनर्जी होती है, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, आपको बताना है 1 किलो वॉट आवर। इसीलिए इसको हम लोग बीटीयू यूनिट बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। ध्यान, ठीक है, ध्यान रखोगे, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक। चलो इसलिए ये आंसर ज़्यादा सही है, ठीक। तो ये आंसर आपका सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 देखते हैं। लिखा हुआ है 1 जूल प्रति सेकंड होता है, ठीक है, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 जूल, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ आप जूल लिखो, ठीक है, जूल लिखो, प्रति सेकंड, जूल प्रति, प्रति का मतलब हुआ डिवाइड, सेकंड, ठीक है। जरा इसको प्लानिंग करो कि ये किसकी किसकी यूनिट दी हुई है, ध्यान से समझो। जूल किसकी यूनिट दी होती है? एनर्जी की यूनिट है, समझ सकते हो आप। और सेकंड किसकी यूनिट है स्टूडेंट्स? टाइम की। और आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता है कि जो एनर्जी इक्वल्स टू होता है, मतलब जो ऊर्जा होती है स्टूडेंट्स, जो ऊर्जा होती है वो होती है शक्ति गुणे समय, ठीक है, शक्ति गुणे समय। तो अगर यहाँ से हम शक्ति निकालें, ठीक है, शक्ति को पावर पी बोलते हैं, ठीक है, शक्ति निकालें तो ऊर्जा ई, ठीक है, जो ऊर्जा है मींस एनर्जी, ई डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो समय, ठीक है, तो समय टी। अब इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखो, पी इज इक्वल्स टू सिंबल वाइज ई बाई टी, ठीक। तो मुझे बताओ अगर ये ई बाई टी, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम ऐसे लिखा है, तो ये किसकी यूनिट को बता रहा है? जूल, मतलब इसकी यूनिट हो गई जूल, इसकी यूनिट हो गई सेकंड। तो जूल पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई? पावर की यूनिट हो गई। समझ पा रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? पावर इज इक्वल्स टू ई बाई टी होता है, और ई की यूनिट होती है जूल, टी की यूनिट होती है सेकंड। तो अगर जूल पर सेकंड लिखा हुआ तो इसका मतलब ये किसकी यूनिट है स्टूडेंट्स? ये यूनिट है पावर की, ठीक है। तो ये यूनिट है आपकी पावर की, क्या होती है? जूल पर सेकंड। और स्टूडेंट्स इसी को हम लोग कहते हैं वॉट, ठीक है, याद रखो, जो जूल पर सेकंड होती है ना वही है वॉट, ठीक है। 1 जूल पर सेकंड इक्वल्स टू 1 वॉट, ठीक। तो याद रखोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें ये फॉर्मूला भी याद कर लो आप, ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू समय, ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी काम का है आपके, इसको हमेशा आप दिमाग में रखो, ठीक है। चलो
तो अब आंसर चेक करते हैं। आंसर में आपको पता चलेगा कि भाई क्या आंसर इसका सही है। आंसर ए, बी, सी और डी। ठीक है, लेट सी द आंसर। लिखा है 1 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट तो जान ही रहे हो, वोल्टेज की यूनिट होती है, होशियार हो चुके हो। ठीक है, एम्पियर करंट की यूनिट होती है, वॉट पावर की यूनिट होती है, बिल्कुल। तो ये आंसर इसका हो गया सही। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, तो ये हो गया गलत। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया स्टूडेंट्स? सी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखो, पढ़ो। विद्युत की मात्रा, फिर वही आ गया। देखो, विद्युत की मात्रा किसको कहते हैं? चार्ज को कहते हैं। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं किल करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम। क्या होगी? कूलम या कुलाम, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, कूलम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो देख लो आंसर कौन सा सही है आपका, ए, बी, सी और डी। चलो, पहला आंसर है आपका एम्पियर, जो कि करंट की यूनिट होती है। ठीक है, समझ गए। वोल्ट, जो कि वोल्टेज की यूनिट होती है। वॉट आवर, याद करो, वॉट घंटा किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की होती है। और कूलम, ठीक है, जो कूलम है, ठीक है, जो कूलम है वो यूनिट होती है चार्ज की। चार्ज बोले तो आवेश। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10th ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10th भी यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, चालकता का विपरीत पद है चालकता। ध्यान से समझो, चालकता। ठीक है, चालकता, कंडक्टिविटी जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है आपको मालूम है? 1/, में क्या लिखोगे? रेजिस्टिविटी। जानते हो इसको अच्छे से? कंडक्टिविटी का सिंबल क्या था? ये। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है? रो। ठीक है, तो आपको पता है कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/रेजिस्टिविटी। ठीक है, 1/रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चालकता का जो अपोजिट है उसको क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी मीन्स प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता रो जिसको हम लोग कहते हैं, ये। ठीक है, चलो पढ़ो। आंसर में आपका कौन सा आंसर सही है? डायरेक्ट हिट करो। आंसर ए, देखो कौन सा है? प्रतिरोधकता। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आंसर नंबर बी भी पढ़ो जरा। तो प्रतिरोधक मीन्स रेजिस्टेंस की बात करें तो उसकी यूनिट तो ओम होती है। ठीक है, वो नहीं होता। वो प्रतिरोधक की अगर बात करोगे तो वो कंडक्टेंस के लिए बोलोगे। ठीक है, प्रतिरोधक का मतलब हुआ रेजिस्टेंस, और उसका जो अपोजिट बोलोगे उसको कहेंगे कंडक्टेंस। लेकिन यहाँ क्या बोला है इसने? चालकता, जिसको कहते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का अपोजिट क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। बी का ओम हो गया, सॉरी बी मतलब बी नहीं होगा। सी की बात कर लेते हैं, प्रतिरोध, तो उसकी यूनिट ओम होती है। प्रतिरोध सिंपल प्रतिरोध है। ठीक है, और डी की यूनिट हो गई रिलेक्टेंस, तो ये भी नहीं है। ठीक है, रिलेक्टेंस क्या है आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका स्टूडेंट्स। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फटाफट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक, चलो 11th क्वेश्चन है, शक्ति प्राप्त करने का क्या सूत्र है यदि करंट और वोल्टेज का मान ज्ञात हो? मतलब हमें करंट आई भी दिया है, करंट का मान हमें पता है, और V मीन्स वोल्टेज भी पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमको क्या क्या पता है? धारा पता है और विभव पता है। अब ध्यान से सुनो, अगर धारा और विभव पता है तो P की वैल्यू होती है V/I। अभी मैंने आपको डिटेल्ड वे में इसको बताया नहीं है, लेकिन याद रखो 10th क्लास में भी इसको पढ़ रखे हो, तो इतना हार्ड नहीं है, एकदम हलवा सा चीज़ है ये। ठीक है, तो P = V/I। ठीक है, तो अब चलो आंसर में चेक कर लो कि शक्ति, P का क्या मतलब है? शक्ति ना। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पावर। ठीक है, पावर मीन्स शक्ति, तो पावर इक्वल्स हो जाएगा विभव मीन्स वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइड बाई करंट। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी इसकी यूनिट भी अगर मैं बताऊं आपको तो इसकी यूनिट होती है वॉट, वोल्टेज की यूनिट हो गई वोल्ट, करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। ठीक है, तो बार बार वही खेल हो रहा है। चलो, तो वॉट इसकी यूनिट हो गई। तो आपको इसमें कौन सा आंसर सही लग रहा है? आंसर नंबर ए। ठीक है, V/I। ठीक है, चलो आओ 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन देख लो। 12th क्वेश्चन में है आपका, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या बोला था मैंने? एक सोल्यूशन होता है, बताओ। इलेक्ट्रोलाइट
फिफ्थ क्लास में बताया ना मैंने आपको, जब बैटरी का जो सोल्यूशन होता है, मतलब जो लिक्विड उसके अंदर बैटरी के अंदर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे बैटरी के अंदर क्या होता है, H2SO4 होता है, मालूम है आपको। जो अपनी बैटरी होती है, ठीक है, लेड एसिड बैटरी, याद करो, जो अपने घरों में इन्वर्टर में लगी होती है वो कौन सी बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है, ठीक है। तो जो लेड एसिड बैटरी है स्टूडेंट्स, उस बैटरी में ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब इनका कहना है कि अगर इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन से जब करंट पास होती है अंदर, तो किस तरीके का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो 4 प्रभाव मैंने पढ़ाए थे, जिसमें से आपको इसमें कौन सा आंसर सही लग रहा है जरा बताना। तो क्या आंसर नंबर सी सही है, रासायनिक प्रभाव, बिल्कुल सही, ठीक है। तो बाकी प्रभाव आपके बारे में कई बार इसको बता भी चुका हूँ, तो अब आप डायरेक्ट समझो रासायनिक प्रभाव होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपके लिए करंट की इकाई। करंट की इकाई क्या है, ठीक है। तो करंट की इकाई क्या होती है स्टूडेंट्स, एम्पियर होती है। तो इसको तो आंख बंद करके आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 चलो देखते हैं। कॉपर परमाणु में, हाँ अभी देखो मैंने बताया था ना, अभी 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 मैंने बताया ना, कॉपर और जो एल्यूमिनियम है, दोनों का मैंने परमाणु क्रमांक कल बताया था आपको। कॉपर का कितना होता है स्टूडेंट्स 29, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, ठीक है। तो कॉपर का अब इस समय पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैंने कहा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही एटॉमिक नंबर होगा। याद करो कल मैंने बताया, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका मतलब कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 29। तो आंसर जरा चेक करो, आंसर नंबर ए। बाकी तो नंबर है, उसमें क्या डिस्कशन करना है, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको देखो दिया गया है, शक्ति की इकाई। बार बार वही क्वेश्चन, ठीक है, आप देख रहे हो। अच्छा ये रिपीट क्यों हो रहे हैं, इसको मैं जानबूझकर आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ। वो इसलिए जिससे आपको पता चले कि देखो ये बार बार वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में। तो अब देखो इनका कहना है शक्ति की इकाई बता दो। तो शक्ति की इकाई आपको बहुत हलवा सा आंसर आपको पता है, वॉट होती है, ठीक है। अब आप इसमें देख लो कि वॉट है कि नहीं है। अगर वॉट नहीं लिखा है तो किलो वॉट लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखो पहले नंबर पे लिखा है वोल्ट, तो वोल्ट तो होती है वोल्टेज की यूनिट, आवर टाइम की यूनिट होती है, ठीक है। तो सी आंसर को ज़रा चेक करो, ठीक है। किलो वॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो किलो वॉट सही है, क्योंकि वॉट होती है तो किलो वॉट भी होगी, ठीक है। तो आंसर नंबर सी सही है, किलो वॉट आवर। डी आंसर किसका सही है, ये एनर्जी की यूनिट होगी, ठीक है, ये ऊर्जा की यूनिट होगी। किलो वॉट आवर लिखा हुआ है, ऊर्जा की यूनिट होगी ना। चलो समझ गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आप देखो कि क्या इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 भी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 ओम्स लॉ पे बेस्ड है। ओम्स लॉ में सबसे पहले आपको समझना है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। देखो क्या ये वैल्यूज़ गिवन है क्या, कुछ आपको मालूम है। देखो इनका कहना है एक उपकरण का प्रतिरोध 100 ओम है, मतलब R की वैल्यू कितनी दी है 100 ओम, ठीक है। 2 एम्पियर की करंट जाती है, I की वैल्यू कितनी दी है 2 एम्पियर, ठीक है। तो कह रहे हैं उपकरण द्वारा उपयोग की गई शक्ति, अच्छा वोल्टेज नहीं पूछ रहा है, सॉरी वोल्टेज नहीं पूछ रहा है, ये पावर पूछ रहे हैं। तो पावर की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स I²R, ठीक है। याद करो अभी जब हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट में Q इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था I²R इंटू टी। ये टोटल तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लेकिन ये जो टर्म है वो क्या है, पावर है, ठीक है। तो ये क्या है, पावर है, क्योंकि पावर इंटू टाइम क्या होता है, एनर्जी होता है। तो ये टर्म आपको क्या शो कर रहा है, ये टर्म I²R क्या बताना चाह रहा है आपको, पावर बताना चाह रहा है, ठीक है। तो I²R हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो I की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 की घात 2। और R की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स 100 दिया है, तो कितना हो गया ये 2 की घात 2 का मतलब 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, ठीक है। 2 की पावर 2 का पावर 2 का क्या मतलब है 2 इंटू 2, मतलब दो बार लिखा हुआ है। तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा 4, तो 4 इंटू 100। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना आ गया 400 वॉट। तो चलो देखो आंसर कौन सा सही है। तो आपको आंसर समझ में आ रहा है कि आपका आंसर सही है फर्स्ट वाला, ठीक है, आंसर नंबर ए। आपका आंसर नंबर ए सही है, ठीक है। चलो तो ये 16 क्वेश्चन हो गया आपका। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 चलो देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था लास्ट वाला, 16 हो गया, 17 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स ये क्या है आपका 17 है, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। देखो
विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई, फिर से वही चीज़, किलोवाट आवर, ठीक है। किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट, याद रखोगे, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो आंसर जरा चेक कर लो कौन सा है, ए है कि बी है, ठीक है। वॉट आवर नहीं, बी की वैल्यू है किलो वोल्ट एम्पियर नहीं, और सी देखो किलोवाट आवर, ठीक है। तो सी आंसर सही हो गया। चलो तो 17 का हो गया आपका सी, ठीक है स्टूडेंट्स, 17 का आंसर हो गया सी। तो अब चलो 18th क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विद्युत मतलब आपूर्ति किस आवृत्ति पर होती है? तो आपको कल ही बताया था मैंने, 50 हर्ट्ज़ पे होती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज़ पे होती है, और यूएस में स्टूडेंट्स, अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ पे होती है। ये भी साथ साथ याद रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखो। एक विद्युत परिपथ में एक प्रतिरोधक का उपयोग क्या होता है? चलो जरा बताना तो, प्रतिरोधक का उपयोग क्या होता है? प्रतिरोधक, आप एकदम सिंपल समझ रहे हो, इसके नाम से ही समझ पा रहे हो कि अगर कोई रेजिस्टेंस लगा है किसी सर्किट में तो ये क्या करेगा? ये अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा स्टूडेंट्स? अपोज द फ्लो ऑफ करंट, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, समझ रहे हो? मतलब एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लो कि किसी भी सर्किट में आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू किसी भी सर्किट में जितनी ज़्यादा होगी, उसमें से फ्लो होने वाली जो करंट है ना, आई की वैल्यू, वो और डिक्रीज होती जाएगी। मतलब रेजिस्टेंस जाने नहीं देगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो इसमें से फ्लो होने वाली करंट घटने लगेगी। तो आंसर अब आप जरा पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से कि क्या बातें हो रही हैं। आंसर में लिखा हुआ है धारा के प्रवाह को बंद कर देता, नहीं बंद तो नहीं करता है, ठीक है, बंद नहीं करता है, चलता है लेकिन कम, ठीक है। तो ए आंसर आपका हो गया गलत। जरा बी देखो, धारा के प्रवाह को कम करना, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, धारा के प्रवाह को तो कम करता ही है। सी आंसर देखो, धारा के प्रवाह को बढ़ाना, ये तो बिल्कुल गलत है, अपोजिट बोल दिया इसने, और डी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आंसर आपका कौन सा सही हो गया जरा बताना तो। आंसर आपका हो गया बी वाला सही, ठीक है। तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। धारा के मान को घटाता है, देखो लिखा है ना, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब इसके मान को घटाता है, विरोध करता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है जिसको यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के लिए। देखो एक और क्वेश्चन है, चलो और एक दो क्वेश्चन है, उनको भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, दो आवेशों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, असामान्य आवेश एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं, मतलब विरोध करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। असामान्य नहीं, बिल्कुल गलत। असामान्य का मतलब हुआ एक पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट और एक है नेगेटिव चार्ज। तो ये तो मैंने बताया था, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अलग अलग पोलैरिटी के जो चार्ज हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, तो आकर्षित करते हैं, ठीक है। चलो बी आंसर, तो मतलब ये गलत हो गया। सामान्य आवेश एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं, हाँ बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो प्लस प्लस ले लो अगर, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, या आप माइनस माइनस ले लो, ठीक है, तब भी क्या होगा स्टूडेंट्स? एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही है? आंसर नंबर बी सही है, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका बी सही है। मतलब जो अपोजिट पोलैरिटी के जो चार्ज होंगे स्टूडेंट्स, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रिपल, ठीक है। तो ये रिपल्शन होगा, यहाँ पे भी रिपल करेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट पोलैरिटी के हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो बाकी ऑप्शंस पे नज़र मत दौड़ाओ, इतना ही, यही कॉन्सेप्ट है आपका इसमें, ठीक है। चलो आगे एक और देख लेते हैं। कह रहे हैं जब एक परमाणु, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये, चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन है आपका 21, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कहा गया है, जब एक सामान्य परमाणु एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, कल वाला क्वेश्चन है ये, देखो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है मतलब ये बाहर चला जाता है। तो पहले इसमें क्या था? पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर थे, मतलब ये प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन है, ठीक है, और ये क्या है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहले केस में तो बराबर थे, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया, और अगर ऐसा ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? पॉजिटिव आयन हो गया, ठीक है, पॉजिटिव आयन हो गया, ठीक, ये पॉजिटिव आयन हो गया। तो अगर ये पॉजिटिव आयन हो गया तो चलो देखते हैं जरा धनात्मक आयन वाला आंसर कौन सा सही है। धनात्मक आंसर है आपका पहला, एक धनात्मक आयन हो जाता है, तो बिल्कुल सही, एक धनात्मक आयन हो जाता है। उसके अलावा तो आप कुछ पढ़ो ही मत, फालतू है वो सब, कोई मतलब नहीं है उसको पढ़ने का, ठीक है। चलो आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 में है इलेक्ट्रिकल चार्ज की इकाई, फिर वही बात, ठीक है, इसका कूलाम होगा, ठीक है। बाकी आंसर्स आप अच्छे से समझ रहे हो। चलो 22 क्वेश्चन एक देखते हैं। ये थर्ड में फिगर है, वैसे ये लेआउट डायग्राम है, ठीक है, इसको छोड़ दो, अभी छोड़ो, अभी जब बताएंगे इसके बारे में तब बताएंगे। ये है आपका 2 पिन प्लग है, वैसे ये 2 पिन प्लग लग रहा है ना, प्रत्यक्ष प्रवेश के साथ आयरन कनेक्टर, हाँ ये थर्ड ऑप्शन सही है इसका, आयरन कनेक्टर है एक तरीके का। चलो इसका भी मैं बता देता हूँ, फिलहाल इसको अभी आप रफली बस समझ लो, ठीक है। इनका कहना है कि ये जो सिंबल है वो क्या है, तो ये एक तरीके की 2 वे स्विच है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर इसको हम 22 पे रखें और ये जो सिंबल बना हुआ है ना, ये सिंबल, ये है एक तरीके की 2 वे स्विच, ठीक है, ये 2 वे स्विच है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो ये हो गया, और बाकी ये क्या है, 4 रोधी सुचालकों, इसको भी छोड़ो आप, ठीक है। तो आज के लिए देखिए ये 22 क्वेश्चंस हैं, ये आपके 22 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो अब ये देखिए इन सारे 22 क्वेश्चन का ये और जो इसके पहले वाला जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इन सब को कंप्लीट करा के आपके नियरली 60 to 70 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए। अब आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर से, ठीक है, इस चैप्टर से जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको एक फिल्टर्ड कंटेंट यही थे, जो क्वेश्चंस आते हैं वही मोस्टली हम लोग को पढ़ना है, फालतू इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन भी अच्छा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट भी कुछ कर दिया करिए, जिससे मुझे लगे कि आप लोग देखते हो, इसीलिए कमेंट कर रहे हो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास हम लोगों को हो सकता है वर्कशॉप कैलकुलेशन की करें, ठीक है, क्योंकि वो उसका सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, तो अब कल से मैं अभी उसका करूँगा, और उसके बाद फिर से अब हम लोग थियरी वाली क्लासेस अपनी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थियरी की शुरू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू इसको अपना देखते रहिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, पेपर भी आने वाला है, जुलाई में है, ठीक है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, ठीक है, आगे भी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।